So in today's lecture of immunology, we will study about your hypersensitivity. ठीक है कि hypersensitivity आपकी क्या होती है और उसकी टाइप्स. ठीक है. So इस लेक्चर में हम देखेंगे आपका there are 4 types of hypersensitivity. एक टाइप 1 होती है, एक टाइप 2, एक टाइप 3 और एक आपकी टाइप 4. ठीक है. सो जो 1, 2 और 3 है उसमें मेनली एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं. ठीक है. तो उनको हम क्या बोलते हैं? दे बिलोंग टू ह्यूमोरल ब्रांच. ठीक है. सो फर्स्ट 3 टाइप्स बिलोंग टू ह्यूमोरल ब्रांच, क्योंकि ह्यूमोरल में आपकी एंटीबॉडीज बनती हैं. और जो टाइप 4 होती है वो सेल मीडिएटेड होती है, क्योंकि इसमें मेनली आपके टीसी सेल्स, टी साइटोटॉक्सिक सेल्स क्या होते हैं आपके इसमें इन्वॉल्व होते हैं. ठीक है. सो व्हाट इज हाइपरसेंसिटिविटी? ठीक है. The inappropriate immune response is termed hypersensitivity or allergy. Although the word hypersensitivity implies an increased response, ठीक है, increased response, but the response is not always heightened, but may instead be an inappropriate immune response. ठीक है. तो कई बार तो क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर एंटीजन के अगेंस्ट आपका ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आ जाए, हाइटेंड. जैसे होता है कई बार कुछ ऐसे चीजें होती हैं या कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स नहीं भी आए तब भी फर्क नहीं पड़ता, बट उनके अगेंस्ट भी इम्यून रिस्पॉन्स आ जाता है. ठीक है. सो कई बार इंक्रीज होता है और कई बार इनएप्रोप्रिएट. ठीक है. सो पोर्टियर एंड रिशे कॉइन्ड द टर्म एनाफिलैक्सिस, लूजली ट्रांसलेटेड फ्रॉम ग्रीक टू मीन द अपोजिट ऑफ प्रोफिलैक्सिस, टू डिस्क्राइब दिस ओवर रिएक्शन. कि ये जो ओवर रिएक्शन हो रही है इससे हम क्या बोलते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी. Riche was subsequently awarded the Nobel Prize in Physiology or Medicine in 1930 for his work on anaphylaxis. Okay. So we currently refer to anaphylactic reactions within the humoral branch initiated by antibody or antigen-antibody complexes as immediate hypersensitivity. ठीक है. क्योंकि इसमें जो सिम्टम्स होते हैं, जो जहां पर एंटीबॉडीज बेसिकली इन्वॉल्व होती हैं, बता रहे कि वहां पर जो सिम्टम्स होते हैं दे आर मैनिफेस्ट विद इन मिनट्स और आवर्स आफ्टर ए सेंसिटाइज्ड रेसिपिएंट एनकाउंटर्स एंटीजन. ठीक है. मतलब जैसे ही उसने एंटीजन को एनकाउंटर करा उसके कुछ मिनट्स और आवर्स में आपके सिम्टम आ जाते हैं. ठीक है. लेकिन जो डीटीएच होता है, इट इज सो नेम्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ द डिले ऑफ सिम्टम्स अंटिल डेज आफ्टर एक्सपोजर. ठीक है. इमीडिएट में तो रिस्पॉन्स जो होता है वो जल्दी आ जाता है. ठीक है. तो इसमें टाइप 1, 2 और 3 आती है, 1, 2 एंड 3. ठीक है. और जो डीटीएच होता है, जो डिलेड होता है, वो कौन सी होती है? टाइप 4. वो कौन सी होती है आपकी? टाइप 4. क्योंकि इसमें जो इम्यून रिस्पॉन्स आता है वो थोड़े टाइम बाद आता है. और इसमें आपके जैसे हमने पढ़ा भी था, एक TH1 रिस्पॉन्स होता है, एक TH2. तो TH1 रिस्पॉन्स में जो साइटोकाइंस बनते हैं वो टीसी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है. तो TH1 रिस्पॉन्स आता है जिससे टीसी सेल्स एक्टिवेट होते हैं. और टीसी सेल किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? आपके सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी. ठीक है. तो एक तो आपने ये याद रखना है कि जो पहले 3 टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी है उसके अंदर आपकी एंटीबॉडीज इन्वॉल्व होती हैं, और जो टाइप 4 होता है उसमें आपके टीसी सेल्स इन्वॉल्व होते हैं. सो दिस इज जनरल क्लासिफिकेशन जो जेल एंड कूम्स ने दी थी. ठीक है. तो जो टाइप 1 होती है उसको स्पेसिफिकली हम बोलते हैं आईजीई मेडिएटेड. ठीक है. जैसे जनरली हम बोलते हैं कि आईजी वो एंटीबॉडी होती है जो एलर्जिक रिस्पॉन्स में बनती है. जो टाइप 2 है वो आईजीजी मेडिएटेड, आईजीजी मेडिएटेड साइटोटॉक्सिक हाइपरसेंसिटिविटी. टाइप 3 इज योर इम्यून कॉम्प्लेक्स. ठीक है. इम्यून कॉम्प्लेक्स आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है और आपका एंटीबॉडी एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. और जो टाइप 4 होती है विच इज सेल मीडिएटेड, जिसमें मैंने आपको बताया कि TH1 सेल्स जो होते हैं वो साइटोकाइंस बनाते हैं, और वो साइटोकाइंस मैक्रोफेजेस और टी साइटोटॉक्सिक सेल्स को एक्टिवेट करते हैं. ठीक है. तो दिस इज जेल एंड कूम्स क्लासिफिकेशन. तो यही एग्जाम्स में से आपके जनरल क्वेश्चन आ जाते हैं. आपको पता होना चाहिए कि टाइप 1 में आईजी, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे इनको. जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे टाइप 1 में जो डायग्राम है,
एलर्जन आगे बाइंड करता है तो डीग्रेनुलेशन होती है। टाइप 2 में आपका आईजी इन्वॉल्व होती है। टाइप 3 जो अभी हमने ऑटोइम्यून डिसऑर्डर पढ़े थे वहां भी मैंने आपको बार बार बताया था कि जब भी इम्यून कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और टाइप 4 में जो हम बोलते हैं वो डीटीएच, डिले टाइप हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो जैसे अभी एक बार एग्जाम में क्वेश्चन है जो ग्राफ्ट रिजेक्शन होता है, ठीक है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में मेनली किनका, कौन से सेल्स का रोल होता है, आपके टीसी सेल्स का, ठीक है ना। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन से सेल्स का रोल होता है, टीसी सेल्स का, ठीक है। ये भी सभी एग्जांपल्स हैं यहाँ पर जो भी हम पढ़ेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप 1 में एंटीजन इंड्यूसेस क्रॉस लिंकिंग ऑफ आईजीई बाउंड टू मास्ट सेल्स एंड बेसोफिल, ठीक है। तो जैसे ही ये एलर्जन के कारण आपके जो क्रॉस लिंकिंग हो जाती है, क्रॉस लिंकिंग होती है तो फिर डीग्रेनुलेशन होती है। जैसे इसमें सिस्टेमिक एनाफिलेक्सिस, localized anaphylaxis such as hay fever, asthma, hives, फूड एलर्जी, एक्जिमा, ठीक है। टाइप 2 के अंदर आपका सो एंटीबॉडी डायरेक्टेड अगेंस्ट सेल सरफेस एंटीजन मेडिएट सेल डिस्ट्रक्शन वाया कॉम्प्लीमेंट एक्टिवेशन और एडीसीसी। जैसे किसी को आपने दूसरे का ब्लड ग्रुप दिया, जैसे ए वाले को हमने बी का दे दिया, तो वो ब्लड ट्रांसफ्यूजन टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। प्लेथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस अभी हम पढ़ेंगे डिटेल में। ऑटोइम्यून हिमोलिटिक एनीमिया, ये भी टाइप, ये हमने पढ़े भी थे ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में। अलग अलग टाइप के एनीमिया पढ़े थे, पर्नीशियस पढ़ा था, ऑटो इम्यून पढ़ा था, और आपका ड्रग इंड्यूस्ड पढ़ा था, ठीक है। टाइप 3 के अंदर एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं जो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं, जिससे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स आता है, ठीक है। अभी इसमें हम पढ़ेंगे एक आर्थस रिएक्शन होती है, वो लोकलाइज्ड भी हो सकती है, जनरलाइज्ड भी हो सकती है, सच एज सीरम सिकनेस, नेक्रोटाइजिंग वेस्कुलाइटिस, ग्लोमेरुलनेफ्राइटिस, रूमेटॉइड अर्थराइटिस, सिस्टेमिक लूपस एरिथ्रोमाटोसिस, ठीक है। एसएलई जो हमने पढ़ा था आपका एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है ये, ठीक है। और टाइप 4 में कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, जैसे कई बार किसी चीज के टच होने से एलर्जी हो जाती है। ट्यूबरकुलर लीजन्स एंड ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। तो ये सब अभी हम पढ़ेंगे आपका कि अलग अलग टाइप के आपकी क्या होते हैं हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। तो पहले तो आपको जनरल क्लियर होना चाहिए कि टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 3 में क्या होता है, और टाइप 4 में क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे दैट इज टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। सो आईजीई मेडिएटेड, जब भी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी का नाम आता है तो बेसिकली वो आपकी होती है आईजीई मेडिएटेड, ठीक है। So a type 1 hypersensitive reaction is induced by a certain type of antigens referred to as allergens and has all the hallmarks of a normal humoral response, ठीक है। What distinguishes a type 1 hypersensitive response from a normal humoral response is that the plasma cell secrete IgE. प्लाज्मा सेल्स क्या सीक्रेट करते हैं आपकी आईजीई, ठीक है। देखो जनरली हम बोलते हैं जब भी एंटीबॉडी बनेगी तो आपका ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है, ठीक है। तो टाइप 1 में बेसिकली आपको क्या याद रखना है कि जब भी हम टाइप 1 की बात करें वी आर टॉकिंग अबाउट आईजीई। सो दिस इज दे हैव शोन कि कैसे जैसे बी सेल्स जो होते हैं बेसिकली वो एलर्जन के कांटेक्ट में आने से एंटीबॉडीज वगैरह बनाते हैं, ठीक है। फिर ऑब्वियसली बी सेल किसमें कन्वर्ट हो जाता है आपके मेमोरी सेल और प्लाज्मा सेल। सो दीज आर एलर्जन स्पेसिफिक आईजीई, ठीक है। तो आईजीई के लिए ना रिसेप्टर होते हैं, अभी हम पढ़ेंगे रिसेप्टर भी। दिस इज एफसी रिसेप्टर फॉर आईजीई। तो जैसे ही आईजी पहले कहां पर जाके बाइंड करेगी आपके रिसेप्टर के ऊपर, जैसे ये आपका मास सेल या बेसोफिला है तो इसके ऊपर अभी हम पढ़ेंगे एफसी एप्सिलॉन R1, ये एक रिसेप्टर होता है, ये हाई एफिनिटी रिसेप्टर होता है। तो जैसे ये रिसेप्टर प्रेजेंट है, एप्सिलॉन का क्या मतलब है, ये जो रिसेप्टर है ये सिर्फ दिस रिसेप्टर इज फॉर एफसी रीजन ऑफ आईजीई, एफसी रीजन ऑफ आईजीई, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर एंटीबॉडी आगे लगी, एंटीबॉडी के आगे लगने के बाद क्या होगा आपका कि यहाँ पर आपका जो एक तरह से पहले एंटीबॉडीज दे आर लाइक प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द सेंसिटाइज मास सेल, फिर एलर्जन क्या करा देता है इनकी क्रॉस लिंकिंग, ठीक है। फिर क्रॉस लिंकिंग से आपके वेसो एक्टिव अमीन्स निकलती हैं,
ठीक है, क्योंकि डीग्रेनुलेशन होगी, क्योंकि ये आपने पढ़ा ही है कि जैसे न्यूट्रोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स, मास्ट सेल्स, ये सारे क्या होते हैं आपके, दीज आर योर, ये ग्रेन्यूल्स, इन सब में ग्रेन्यूल्स होते हैं, चाहे न्यूट्रोफिल्स हैं, चाहे बेसोफिल्स हैं, चाहे आपके इओसिनोफिल्स हैं, और चाहे आपके मास्ट सेल्स हैं। ठीक है, लेकिन जब हम एलर्जी की बात करते हैं तो जनरली किसका रोल आता है, रोल ऑफ बेसोफिल्स एंड मास्ट सेल्स। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर ये बाइंड करा, ये कुछ अमीन्स रिलीज होती हैं जो विच एक्ट ऑन स्मूथ मसल सेल, स्मॉल ब्लड वेसल, म्यूकस ग्लैंड, ब्लड प्लेटलेट्स, सेंसरी नर्व एंडिंग्स एंड इओसिनोफिल्स। ठीक है, कि आगे वो अलग अलग सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, सो ये दो टाइप के भी हम पढ़ेंगे रिसेप्टर, जैसे एक तो ये एफसी एप्सिलॉन आर1 है। ठीक है, दिस इज बेसिकली फॉर एफसी रीजन ऑफ आईजीई, इसको हम हाई एफिनिटी रिसेप्टर बोलते हैं, हाई एफिनिटी रिसेप्टर, क्योंकि इस रिसेप्टर की हाई एफिनिटी होती है किसके लिए, एफसी रीजन ऑफ आईजीई के लिए। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे मेंशन कर रखा है, so this class of antibody binds with high affinity to Fc receptor on the surface of tissue, mast cells and blood basophils. Mast cells and basophils coated by IgE are said to be sensitized. A later exposure to the same allergen cross-links the membrane-bound IgE on sensitized mast cells and basophils, causing degranulation of these cells. ठीक है, तो ये जो यहाँ से द फार्माकोलॉजिकली एक्टिव मेडिएटर्स रिलीज फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स एक्ट ऑन द सराउंडिंग टिश्यूज। प्रिंसिपल फैक्ट्स क्या है, वेसोडाइलेशन, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, दे मे बी आइदर सिस्टेमिक। सिस्टेमिक क्या होता है कि जो पूरे बॉडी में आपको उसका रिस्पॉन्स दिखता है, लोकलाइज्ड ये होता है कि एक पर्टिकुलर जैसे टिश्यू या ऑर्गन अफेक्ट होता है, डिपेंडिंग ऑन द एक्सटेंट ऑफ मेडिएटर रिलीज, कि कितना आपका जो मेडिएटर है वो रिलीज हुआ है। ठीक है ना, ये अलग अलग जो सब्सटेंस होते हैं, हिस्टामिन हो गया, सीरोटोनिन हो गया, ये सारे के सारे एलर्जी इंड्यूस करते हैं, हिस्टामिन, सीरोटोनिन, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो क्या करते हैं आपकी एलर्जी। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज दैट एलर्जन की, एलर्जन की क्या डेफिनेशन है। ठीक है ना, एलर्जन जो होता है दैट इज समथिंग नॉन पैरासिटिक। ठीक है ना, जैसे कई बार आपको किसी चीज का इन्फेक्शन होता है, कोई पैरासाइट है, कोई बैक्टीरिया है, फंगस है, तो वो तो बेसिकली पैरासिटिक है। बट एलर्जन जो टर्म होते हैं दैट इज फॉर समथिंग नॉन पैरासिटिक, जैसे किसी को किसी प्रोटीन से एलर्जी है, किसी को जैसे कईयों को ग्लूटन से एलर्जी होती है। ग्लूटन जो एक प्रोटीन होता है वीट के अंदर। ठीक है, जैसे एक पोलन ग्रेन आपने सुना होगा, एक पार्थीनियम, पोलन ग्रेन ऑफ पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, पार्थीनियम और कैरेट ग्रास, ये भी क्या करता है आपकी एलर्जी करता है। ठीक है, तो मतलब कहने का क्या मतलब है, एलर्जन इज अ टर्म फॉर समथिंग विच इज नॉन पैरासिटिक। ठीक है ना, ठीक है, बैक्टीरिया इन्फेक्शन कर रहा है, बैक्टीरिया या किसी चीज का आपको इन्फेक्शन हुआ है, बैक्टीरिया का, फंगस का, तब तो चलो एंटीबॉडीज का लेवल बढ़ता है। ठीक है, लेकिन कोई नॉन पैरासिटिक चीज है जैसे ग्लूटन है, इट इज ए व्हीट प्रोटीन, पोलन ग्रेन, या और कोई बेसिकली प्रोडक्ट है किसी इंसेक्ट का या कुछ भी, अगर वो एलर्जी करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, आपका एलर्जन। ठीक है, द मेजोरिटी ऑफ ह्यूमंस माउंट सिग्निफिकेंट आईजी रिस्पॉन्स ओनली एज ए डिफेंस अगेंस्ट योर पैरासिटिक इन्फेक्शन। ये तो है ही है कि अगर आपको किसी पैरासाइट का इन्फेक्शन होता है तो आईजी का लेवल बढ़ेगा। आफ्टर एन इंडिविजुअल हैज बीन एक्सपोज टू ए पैरासाइट, सीरम आईजी लेवल्स increase and remain high until the parasite is successfully cleared from the body. ठीक है, some person however may have an abnormality called atopy, ठीक है, which is a hereditary predisposition to the development of immediate hypersensitivity reaction against common environmental antigens। ठीक है, कि atopy क्या होता है, ये कईयों में हेरिडिटरी होता है, कि कईयों को जैसे सीजन में चेंज आता है, या किसी को पोलन ग्रेन या किसी भी चीज से एलर्जी है, तो वो आपका क्या होता है, हेरिडिटरी। ठीक है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, एटोपी। तो ये जैसे
एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे कि एटोपी क्या होता है। इट इज ए hereditary predisposition to the development of immediate hypersensitivity against common environmental antigens। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जैसे अब ग्लूटेन की बात करें तो ग्लूटेन से हर एक पर्सन को एलर्जी नहीं है, पोलन ग्रेन से भी हर पर्सन को एलर्जी नहीं है, तो ये उनके हेरिडिटरी प्रीडिस्पोजिशन में होता है। ठीक है, सो आईजी रेगुलेटरी डिफेक्ट सफर्ड बाय टॉपिक इंडिविजुअल अलाउ नॉन पैरासिटिक एंटीजेंस। ठीक है, नॉन पैरासिटिक समथिंग नॉन लिविंग to stimulate inappropriate IG production leading to tissue damaging type 1 hypersensitivity. The term allergen refers specifically to a non parasitic antigen, जो मैंने आपको इनिशियल बताया कि एलर्जन जो टर्म है that is for something non parasitic capable of stimulating type 1 hypersensitive response in allergic individuals। ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कुछ एलर्जेंस की उसने एग्जांपल दिए हैं, जैसे फॉरेन सीरम, ठीक है, वैक्सीन। अब जैसे आप देख रहे हो आजकल कोविड की वैक्सीन जो बनी है, तो ऑब्वियसली हर एक का सेम रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, कईयों को वैक्सीन सूट भी करी है, कईयों में उस वैक्सीन से आपको पता है कि इश्यू आ रहा है। प्लांट पोलन, राई ग्रास, रैगवेड, टिमोथी ग्रास, बिच ट्रीज, दैट इज जस्ट द एग्जांपल दे हैव गिवन। नॉट ऑल द इंडिविजुअल्स आर लाइक दे आर बेसिकली, हम नहीं कहेंगे कि उनको इनसे एलर्जी होती है, बट कईयों को इनसे भी एलर्जी है। कई ड्रग्स जैसे पेनिसिलिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक जो चारों टाइप के हाइपर सेंसिटिविटी करता है। कईयों को तो क्या होता है ना, कोई हम मेडिसिन ले रहे हैं उससे भी एलर्जी हो जाती है, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, लोकल एनेस्थेटिक्स, सैलिसाइक्लेट्स। ठीक है, फूड्स, कईयों को नट से एलर्जी है, कईयों को सी फूड से एलर्जी है, कईयों को एग से एलर्जी है, कईयों को पीज बीन से एलर्जी है, कईयों को मिल्क, जो आप देखते हो कईयों को लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है, कईयों को इंसेक्ट प्रोडक्ट्स जैसे बी वेनम, वास्प वेनम, एंट वेनम, कॉकरोच कैलिक्स, डस्ट माइट्स, मोल्ड स्पोर्स, एनिमल हेयर एंड डेंडर। तो ये सब के सब आपके क्या है, एलर्जेंस है। ठीक है, सो इट इज नॉट लाइक कि हर एक को इनसे एलर्जी है। जैसे वैक्सीन की हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे थे कि सम ऑफ द पीपल हु आर लाइक वैक्सीनेटेड दे आर एब्सोल्युटली फाइन, उनके अंदर हमें कोई भी साइड इफेक्ट नहीं दिख रहा है। ठीक है, बट कुछ जो है उनके अंदर हमें साइड इफेक्ट भी दिख रहा है। सो दिस थिंग वेरीज फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। ठीक है, तो these are some common allergens associated with type 1 hypersensitivity। so अब जैसे यहाँ पर वो क्या बता रहा है आपका, so serum IgE levels in normal individual fall within the range of 0.1 to 0.4 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, कि नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर IgE का इतना लेवल होता है। ठीक है, even the most severely allergic individuals rarely have IgE levels greater than this। ठीक है, जो हमने पढ़ा भी था, आउट ऑफ 5 क्लासेस ऑफ एंटीबॉडी आईजी का लेवल सबसे कम होता है। ठीक है, और जैसे आप देख सकते हो कि नॉर्मल में तो 0.1 टू 0.4 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, जिनको बहुत ज्यादा एलर्जी हो रखी है उनके अंदर इट रेयरली हैव आईजी लेवल्स ग्रेटर देन 1 माइक्रोग्राम पर ml। ठीक है, अब जैसे हमने पढ़ा था कि आईजीई, ये मैंने आपको बताया था, एक आईजीएम और एक आईजीई, इनके अंदर 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन्स होते हैं, जो कि इनके अंदर हिंज रीजन एब्सेंट होता है। 4 कांस्टेंट रीजन डोमेन्स, क्योंकि आईजीएम और ई के अंदर क्या एब्सेंट होता है, आपका हिंज रीजन एब्सेंट होता है, हिंज रीजन इज एब्सेंट। सो द एडिशनल डोमेन जो है, कईयों में जैसे एडिशनल डोमेन होता है दैट कंट्रीब्यूट्स टू द altered conformation of the Fc portion of the molecule that enables it to bind to the glycoprotein receptor on the surface of mast cell and basophils। ठीक है, अब वही होता है ना कि आईजी की कॉन्फर्मेशन थोड़ी ऑल्टर्ड है, क्योंकि उसमें एक एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट रीजन डोमेन है, एंड बिकॉज ऑफ दैट इट इज एबल टू बाइंड टू द बेसोफिल एंड मास्ट सेल। ठीक है, although the half life of Ig in the serum is only 2 to 3 days। ठीक है, वैसे तो आईजी की जो होती है लाइफ होती है वो सीरम में 2 से 3 दिन होती है,
बट अगर ये रिसेप्टर जो है मास्ट सेल और बेसोफिल के ऊपर अगर वहां पर आईजी बाइंड कर जाती है, सो इट इज स्टेबल इन दैट स्टेट फॉर ए नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, कि बहुत सारे वीक्स के लिए वो फिर क्या रहती है आपकी, स्टेबल रहता है। ठीक है, वैसे तो हाफ लाइफ 2 से 3 दिन है, लेकिन जब आईजी रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तब क्या बता रहा है कि वो स्टेबल रहते हैं उस स्टेट में फॉर ए नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, सो ये भी जैसे क्वेश्चन आ जाता है ना कि रिसेप्टर जो है वो एक तो स्पेसिफिक आईजीई के लिए ही है, और आईजीई के अंदर जो एक तरह से जो एक्स्ट्रा कॉन्स्टेंट रीजन डोमेन है वो उसको बेसिकली हेल्प करता है कि वो इजिली रिसेप्टर से बाइंड करे। और दूसरी चीज ये है कि नॉर्मल जो लाइफ स्पैन है आईजी का सीरम में या हाफ लाइफ है वो 2 से 3 दिन है। बट अगर आईजी जैसे ये आपका बेसोफिलिया मासेला उस पे एफसी रिसेप्टर है, तो आईजी अगर यहाँ पे बाइंड करेगी तो फिर वो इट रिमेन स्टेबल फॉर ए नंबर ऑफ वीक्स। ठीक है, आईजीई क्रॉस लिंकेज इनिशिएट डी ग्रेनुलेशन। ठीक है, यहाँ पर वही क्वेश्चन की आईजीई की बाइंडिंग से होता क्या है। ठीक है, सो IG mediated degranulation begins when an allergen cross-links IgE that is bound to the Fc receptor on the surface of mast cell और बेसोफिल। ठीक है, जैसे आपका मास्ट सेल या बेसोफिल है तो ऑब्वियसली उसके ऊपर बहुत सारी आईजी लगी हुई है। ठीक है, तो एलर्जन के लिंक होने से क्या होगा, एंटीबॉडीज क्या होगी, क्रॉस लिंक होगी। ठीक है, so in itself, the binding of IgE to FC epsilon R1 apparently has no effect on the target cell। कि जब सिर्फ एंटीबॉडी आके लगी है तब कोई इफेक्ट नहीं है। It is only after allergen cross links the fixed Ig receptor complex that degranulation proceeds। The importance of cross linkage is indicated by the inability of monovalent agents। मोनोवेलेंट का क्या मतलब है कि मान लो सिर्फ उनके ऊपर जो सिंगल बाइंड हो रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण आपकी आईजी क्रॉस लिंक नहीं हो पाती। जैसे एलर्जन है उस पे एक ही एंटीजन बाइंडिंग साइट है। जैसे एक केस तो ये है, मान लो ये एक एलर्जन है, इस पे 2 एपिटोप है। ठीक है, तो एक आईजी जैसे एक ये बाइंड कर गया और एक इधर से बाइंड कर गया। ठीक है, लेकिन अगर एलर्जन के ऊपर सिर्फ एक ही बाइंडिंग साइट है, ठीक है, तो चलो एक एंटीबॉडी तो बाइंड करगी बट दूसरी नहीं कर पाएगी ना। तो उस केस में मोनोवेलेंट का क्या मतलब है, जिसमें सिर्फ सिंगल एंटीजन बाइंडिंग साइट है या सिंगल एपिटोप है, तो उसमें क्रॉस लिंकेज होती नहीं है, तो उसमें डिग्रेनुलेशन भी नहीं होती। ठीक है, experiments have revealed that essential step in degranulation is the cross linkage of 2 or more FC epsilon R1 molecule। ठीक है, जैसे एलर्जन के कारण एंटीबॉडीज क्रॉस लिंक हुई और उनके कारण एफसी एप्सिलॉन R1 क्रॉस लिंक हुए। ठीक है, तो मतलब चाहे चाहे आपकी विद और विदाउट आईजी, मतलब एफसी एप्सिलॉन R1 जो है, जो आपके रिसेप्टर्स हैं उनकी क्रॉस लिंकेज होना जरूरी है। अगर वो क्रॉस लिंक होंगे तभी सिग्नल आगे जाएगा, चाहे आईजी बाउंड है चाहे नहीं है, डजेंट मैटर। जो रिसेप्टर है, जैसे मान लो एक रिसेप्टर ये रिसेप्टर ये है, दोनों दूर दूर है, दोनों का क्रॉस लिंकेज होना जरूरी है। दोनों क्रॉस लिंक करेंगे तभी आपकी क्या होगी, डीग्रेनुलेशन। ठीक है, तो ये क्योंकि यहाँ पर नॉर्मली क्या हो रहा है, आईजी तो मान लो पहले से बाउंड है, ठीक है, लेकिन एलर्जन आगे लगा तो पहले एंटीबॉडीज क्रॉस लिंक हुई और एंटीबॉडी से क्रॉस लिंक होने से रिसेप्टर भी क्रॉस लिंक हुए। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिखा है IgE mediated degranulation begins with an allergen cross-links IgE that is bound to the Fc receptor on the surface of mast cell or basophil। In itself, the binding of IgE to the Fc epsilon R1 apparently has no effect on a target cell। It is only after allergen cross-links the fixed Ig receptor complex that degranulation proceeds। The importance of cross-linkage is indicated by the inability of the monovalent allergens which cannot cross-link the fixed Ig to trigger degranulation। Experiments have revealed that essential step in degranulation is the cross-linkage of 2 or more Fc epsilon R1 molecule with or without bound Ig। चाहे Ig bound है चाहे नहीं है, लेकिन Fc epsilon R1 जो रिसेप्टर्स हैं, इट इज ए हाई एफिनिटी रिसेप्टर Fc epsilon R1, इनकी क्रॉस लिंकेज होना क्या आपकी मस्ट है। ठीक है, सो Ig क्रॉस लिंकेज इनिशिएट्स डीग्रेनुलेशन। सो यहाँ पर हमें रिसेप्टर की शेप बता रखी है, ये जो हम कह रहे हैं कि मास्ट सेल या बेसोफिल है उसके सरफेस पर रिसेप्टर है। ठीक है, these are the receptors। so Fc epsilon R1 which is a high affinity Ig receptor। ठीक है, जैसे इसमें एक अल्फा चेन है,
ठीक है। इसमें इम्यूनोग्लोबुलिन लाइक डोमेन्स हैं, यहीं पर आगे आपके आईजी बाइंड करती है, ठीक है। फिर ये बीटा, यू कैन सी दिस इज होल बीटा, फिर ये गामा, तो ये दोनों आपस में क्रॉस लिंक है। और यहाँ पर ये एक इम्यूनो टायरोसिन बेस्ड एक्टिवेशन मोटिव, ठीक है, क्योंकि जैसे ये रिसेप्टर क्रॉस लिंक करते हैं तो ये एक इम्यूनो रिसेप्टर टायरोसिन एक्टिवेशन मोटिव, तो जैसे ही ये बेसिकली आपके जो रिसेप्टर्स हैं जैसे ये क्रॉस लिंक करे तो सिग्नल या तो आपकी डीग्रेनुलेशन होती है, ठीक है। सो दिस इज, इसमें एक अल्फा बीटा और ये दो गामा चेन्स होती हैं। ऐसे एक और यहाँ पर दिखा रखा है एफ सी एप्सिलॉन आर टू, जिसे बोलते हैं CD23। तो यहाँ पर एक सॉल्युबल CD23 है और ये मतलब प्रोटीओलिटिक क्लीवेज, जैसे यहाँ से क्लीव होके अलग हो सकता है। तो ये भी किसके लिए, रिसेप्टर आईजी के लिए, बट इसकी एफिनिटी कम होती है, ठीक है। तो जैसे ये बड़ा एक एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, जनरली जितने भी रिसेप्टर्स हैं उसमें हम ये कहते हैं कि जो एफ सी एप्सिलॉन आर बना है, ठीक है ना, वैसे तो अलग अलग है, कोई रिसेप्टर आईजीजी क्लास के लिए है या कोई किसी और क्लास के लिए है, बट दिस इज वन ऑफ द रिसेप्टर विच हैज ए वेरी हाई एफिनिटी फॉर द आईजी क्लास। तो ये आपने हमेशा याद रखना है, ठीक है। जैसे हमने क्वेश्चन भी किया था पहले, तो वहां पर मैंने ये क्वेश्चन आया तो मैंने आपको बताया था कि एफ सी एप्सिलॉन आर वन की हाई एफिनिटी है किसके लिए, आईजी ई के लिए, किसके लिए, आईजी ई के लिए। द नेक्स्ट वी हैव प्रिंसिपल मेडिएटर्स इन्वॉल्व इन टाइप 1 हाइपरसेंसिटिविटी, ठीक है। जैसे यहाँ पर सबसे पहले हिस्टामिन एंड हिपेरिन, ठीक है। इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है ना, क्योंकि जहां पर भी एलर्जी होती है वहां पर सेल्स आने चाहिए, तो ब्लड वेसल्स की परमेबिलिटी इंक्रीज होनी चाहिए। सीरोटोनिन, इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी एंड स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर, जो वहां पर इयोसिनोफिल को मतलब जो भी आपकी साइट है वहां पर आएंगे। न्यूट्रोफिल्स कीमोटैक्सिस, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर। प्रोटीएजेस, दैट इज ब्रोंकियल mucus secretion, degradation of blood vessel basement membrane and generation of complement split products, ये सारे के सारे क्या आपके प्राइमरी, ठीक है। सेकेंडरी में प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर हो गया, ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ठीक है। जो प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्लेटलेट एग्रीगेशन एंड डिग्रेनुलेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पल्मोनरी स्मूथ मसल। ल्यूकोट्राइन्स हो गए, ये भी अलग अलग वेस्कुलर परमेबिलिटी को बढ़ाते हैं, पल्मोनरी स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, वेसोडाइलेशन, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पल्मोनरी स्मूथ मसल्स, प्लेटलेट एग्रीगेशन। ब्रैडिकाइनिन, ये हमने पढ़ा था कि पेन, जैसे कई बार आपको जो पेन फील होती है वो ब्रैडिकाइनिन के कारण होती है। बहुत सारे साइटोकाइंस, IL-1, TNF अल्फा, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-6, TGF बीटा, GM-CSF, तो ये सारे के सारे साइटोकाइंस जो होते हैं इनके अलग अलग क्या होते हैं, आपके इफेक्ट होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जस्ट एग्जाम्पल्स हैं जो अलग अलग टाइप के आपके प्राइमरी जो होते हैं वो मेनली हिस्टामिन, हिपेरिन, सीरोटोनिन, इयोसिनोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर, न्यूट्रोफिल कीमोटैक्टिव फैक्टर, प्रोटीजेस, ये सब आपके रिलीज होते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी वी हैव, दैट इज टाइप 2, दैट इज एंटीबॉडी मेडिएटेड, ठीक है। तो टाइप 1 में हमने स्पेसिफिकली बात करी आईजीई की, ठीक है वो भी एंटीबॉडी मेडिएटेड, बट यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, आपकी टाइप 2, दैट इन्वॉल्व्स एंटीबॉडी मेडिएटेड डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल्स, ठीक है। एंटीबॉडी कैन एक्टिवेट द कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, ठीक है ना। जैसे जहां पर भी हम कहते हैं एंटीबॉडीज जो होती हैं, बेसिकली एंटीजन एंटीबॉडी जहां पर कॉम्प्लेक्स बनता है वहां पर आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। कॉम्प्लीमेंट जो होता है वो इनेट इम्यूनिटी का पार्ट है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम किसमें आता है, आपका इनेट। इनेट इम्यूनिटी कैसी होती है आपकी, नॉन स्पेसिफिक, नॉन स्पेसिफिक, ठीक है। क्रिएटिंग पोर्स इन द मेम्ब्रेन ऑफ ए फॉरेन सेल, और इट कैन mediate cell destruction by antibody dependent cell mediated cytotoxicity. In this process, cytotoxic cells with Fc receptor bind to Fc region of antibodies on target cells and promote
किलिंग ऑफ द सेल्स। ठीक है, जो हमने एन के सेल्स पढ़े थे, जो आपके नेचुरल किलर सेल्स, जिन पे हमने पढ़ा था CD16 होता है, वो क्या दिखाते हैं आपका ADCC। CD16 किसके लिए रिसेप्टर होता है? IgG क्लास के लिए। जैसे अभी हमने FC एप्सिलॉन R1 और R2 पढ़ा है, वो IgE क्लास के लिए है। CD16 किसके लिए होता है? IgG क्लास के लिए। ठीक है, सो ऑब्वियसली क्या होता है, जो भी आपका सेल है उसमें रिसेप्टर होता है। ठीक है, जैसे मान लो जो भी आपका एलर्जन है या जो भी पैथोजन है उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनी है, तो उस एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर होता है कौन से सेल के ऊपर आपके, जिसने ADCC दिखाना है। ठीक है, एंटीबॉडी तो किससे बाइंड करगी? जो भी आपका बैक्टीरिया है जिसको भी किल करना था, और उस एंटीबॉडी के लिए रिसेप्टर किसके ऊपर होता है आपके, जैसे यहाँ पर हमने एन के सेल का एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि एन के सेल जो होता है वो डायरेक्टली बैक्टीरिया या एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता। ठीक है, वो कैसे रिकॉग्नाइज करता है? थ्रू एंटीबॉडी। ठीक है, so in this process cytotoxic cells with Fc receptor bind to the Fc region of antibodies on target cell and promote killing of the cells. ठीक है, antibody bound to the foreign cell can serve as an opsoning, ठीक है, enabling phagocytic cells with Fc or C3b receptors to bind and phagocytose the antibody coated cell। ठीक है, तो जो भी सेल के ऊपर एंटीबॉडी की कोटिंग हो रही है उसकी, उसका ये क्या कर देता है? फैगोसाइटोसिस। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स हैं कि जो टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी में आते हैं। एक तो ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन, जैसे मान लो किसी, जैसे ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप दे दिया या बी वाले को ए का दे दिया, दैट इज ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। जब किसी, जो ब्लड मिसमैचिंग होती है, तो किसी का ब्लड ग्रुप पूछा उसको कोई और दे दिया, तो उसमें जो रिस्पॉन्स आता है वो टाइप 2 होता है, ब्लड मिसमैचिंग। ठीक है, एक होता है हिमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। ठीक है, इसमें क्या होता है? मदर जो होती है वो RH पॉजिटिव और मे बी फीटस आपका क्या RH नेगेटिव। ठीक है, तो ये अभी हम पढ़ेंगे कि इनकम्पैटिबिलिटी की मदर और फीटस का क्या ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस में क्या होता है? RH पॉजिटिव, और इसमें RH पॉजिटिव होगा फीटस। ठीक है, और RH नेगेटिव क्या होती है? मदर। अभी शायद थोड़ा गलत बोल देता इसमें कि मदर RH नेगेटिव, फीटस RH पॉजिटिव। ठीक है, तो उस केस में ये डिजीज होती है, ये भी पढ़ेंगे हम डिटेल में। ठीक है, इसमें भी क्या होता है, जब फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसमें नहीं कोई इफेक्ट पड़ता। अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी के अंदर मदर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मदर अगर RH नेगेटिव है और फीटस RH पॉजिटिव है, लेकिन अगर बेसिकली आपका, तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सेकंड प्रेगनेंसी के अंदर सेम सिचुएशन होती है, तो फिर कौन सी डिजीज हो सकती है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टालिस। ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे डिटेल में। और तीसरा इसने क्या बताया? ड्रग इंड्यूस्ड हिमोलिटिक एनीमिया, जो ड्रग्स के कारण कोई, जैसे आप मेडिसिन ले रहे हो, जैसे पेनिसिलिन, मैंने आपको बताया कि पेनिसिलिन इज वन ऑफ द एंटीबायोटिक विच कैन इंड्यूस ऑल 4 टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमने क्या शो करा है, जैसे ओ एंटीजन होता है ये। ठीक है, उसमें जैसे ये शुगर्स होती हैं, ए एंटीजन में क्या फर्क होता है? एक एक्स्ट्रा एनेसिटाइल गलैक्टोसामिन होता है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है। और बी एंटीजन में क्या होता है? गलैक्टोज होता है। दिस इज द डिफरेंस, क्योंकि जो हमारे डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स हैं दे आर ड्यू टू द आरबीसी के सरफेस पे शुगर मोइटीज होती हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस शुगर मोइटीज वी हैव अ डिफरेंट ब्लड ग्रुप। जैसे किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एनेसिटाइल गलैक्टोसामिन आपकी एक्स्ट्रा है, किसी का बी है तो उसमें गलैक्टोज एक्स्ट्रा है। ठीक है, जैसे ये यहाँ पर जीनोटाइप ए और एओ। ठीक है, कि जैसे यहाँ पर हम मल्टीपल एलील्स,
जैसे ब्लड ग्रुप में 3 एलील होती हैं, IA, IB एंड स्मॉल आई। ठीक है, अगर IA है और IAO है तो ब्लड ग्रुप A होगा, और जो आपका एंटीजन भी A होगा, एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होगी, B के अगेंस्ट। ठीक है, और जिसमें IB और BO है तो ब्लड ग्रुप B, एंटीजन B, एंटीबॉडीज विल बी अगेंस्ट AB। दिस इज एग्जांपल ऑफ कोडोमिनेंस, दोनों एलील एक्सप्रेस करती हैं तो ब्लड ग्रुप विल बी AB, एंटीजन A और B दोनों होंगे, एंटीबॉडीज नहीं होंगी, तभी इसे हम क्या बोलते हैं, आपका यूनिवर्सल रेसिपिएंट, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एंटीबॉडीज नहीं होती है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ऐसे अगर O है तो ब्लड ग्रुप O, इसमें एंटीजन नहीं है बट एंटीबॉडीज दोनों अगेंस्ट होंगी, इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर, क्योंकि तो ब्लड ग्रुप वाले में कोई एंटीजन नहीं है, यूनिवर्सल डोनर। ठीक, तो यही चीज आपने ध्यान रखनी है। जो हम कहते हैं कि हमारा ब्लड ग्रुप डिफरेंट है, किसी का A है, किसी का B है, किसी का O है, तो उसके पीछे रीजन क्या है, ये शुगर की मोइटिस, ये शुगर की मोइटिस डिसाइड करती हैं कि किसका ब्लड ग्रुप A होगा, किसका B होगा, किसका आपका O होगा। सो एंटीबॉडीज टू द ABO एंटीजेंस कॉल्ड आइसोहीमोग्लूटिनिन, और ये कौन सी क्लास की होती हैं, IgM क्लास की। ठीक है, एन इंडिविजुअल विद ब्लड ग्रुप A, for example, recognizes B-like epitopes on the intestinal microorganism and produce isohemoglutinin into the B-like epitopes। मतलब जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडीज B एंटीजन के अगेंस्ट होगी। ऐसे ही A के साथ है, A में बेसिकली जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें जो एंटीबॉडीज होंगी वो A के अगेंस्ट होंगी। ठीक है, सो दिस सेम इंडिविजुअल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू A-like epitopes on the same intestinal microorganism because these A-like epitopes, क्योंकि माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है ये हमने पहले भी पढ़ा था, ये जो एंटीबॉडीज होते हैं ये जो इंटेस्टाइनल माइक्रोऑर्गेनिज्म होते हैं उनके अगेंस्ट बनती हैं। ठीक है, तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें A-like एपिटोप से अगेंस्ट एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्योंकि जो A-like एपिटोप है और जो हमारा A एंटीजन है वो सेम है। ठीक है, तो this same individual does not respond to A-like epitopes on the same intestinal microorganism because these A-like epitopes are too similar to self and a state of self-tolerance to these epitopes should exist। तो जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, B के, जिसका ब्लड ग्रुप B है उसमें एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट होनी चाहिए, A के। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे लिखा है इफ ए इंडिविजुअल इज ट्रांसफ्यूज्ड विद ए blood containing type B cells, a transfusion reaction occurs in which the anti-B heme agglutinins, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें B के अगेंस्ट एंटीबॉडीज हैं। ठीक है, they bind to the B blood cells and mediate their destruction by means of complement mediated lysis। ठीक है, antibodies to other blood group antigen may result from repeated transfusion because minor allelic differences in these antigens can stimulate antibody production। ठीक है, so these antibodies are usually of the IgG class। ठीक है, जैसे कई बार हम, क्योंकि आपने ट्रांसफ्यूजन तो कर दिया, ब्लड ग्रुप है A, आपने ब्लड ग्रुप डाल दिया B वाला, A में एंटीबॉडीज थी B के अगेंस्ट, तो वो रिएक्ट करती हैं और फिर उसके बाद कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड क्या हो जाता है, लाइसिस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल जो मैंने लिया हुआ दैट इज इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। ठीक है, जैसे आरबीसी विद आरएच एंटीजन। ठीक है, कि जो फीटस में आरएच एंटीजन है। ठीक है, मदर क्या है आपकी, आरएच नेगेटिव है। ठीक है, सो व्हाट हैपेंस लाइक एट द टाइम ऑफ प्रेगनेंसी, ये जो आरएच एंटीजन है ये जो मदर के ब्लड के कॉन्टेक्ट में आ जाता है, क्योंकि मदर तो आरएच नेगेटिव है, तो जो आरएच स्पेसिफिक बी सेल्स होते हैं वो प्लाज्मा सेल और मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो दिस मेमोरी सेल्स जो होते हैं ना ये आगे प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, जैसे सेकंड प्रेगनेंसी में अगर आरएच पॉजिटिव है तो ये जो मेमोरी सेल ने एंटीबॉडी बनाई ये होती है आईजीजी क्लास की, ये फिर प्लेसेंटा को क्रॉस करके इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस कर देते हैं, क्योंकि आईजीजी एंटी आरएच क्रॉस प्लेसेंटा एंड अटैक्स द आरबीसी क्रॉसिंग इरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस। ठीक है,
इसका प्रिवेंशन क्या होता है, रोगैम, कि जैसे ही डिलीवरी के टाइम पे हम ना बाहर से एंटीबॉडी डाल दे, जो इन बी सेल्स को क्या कर दे, न्यूट्रलाइज कर दे, ठीक है ना। जो आपने जो एंटीबॉडीज है वो बाहर से डाल देनी है, ठीक है, ताकि जो आरबीसीज है वो बेसिकली आपके न्यूट्रलाइज हो जाए। इससे क्या होता है, फिर बी सेल एक्टिवेट नहीं करेंगे। देखो बी सेल किसके अगेंस्ट बने हैं, आर एच, बी सेल एक्टिवेट हुआ आर एच एंटीजन के अगेंस्ट, ठीक है। तो अगर हम रोगैम इज एंटीबॉडी, अगर हम बाहर से एंटीबॉडी से ट्रीट करा दे तो वो एंटीबॉडीज बाइंड कर जाएंगी, जिससे बी सेल एक्टिवेट नहीं होगा और मेमोरी सेल्स नहीं बनेंगे, ठीक है। तो इसमें आपका रोगैम इज जस्ट ए एंटीबॉडी, एंटीबॉडी से आप बेसिकली एक तो तरह बी सेल ने बाइंड करना था इस आर एच एंटीजन के साथ, ठीक है। लेकिन हमने क्या करा, हमने बाहर से एंटीबॉडी डाल दी, तो बाहर से एंटीबॉडी डालने से क्या हुआ, ये बी सेल एक्टिवेट नहीं हुए, ना प्लाज्मा सेल बने ना मेमोरी सेल बने, ठीक है। सो दिस इज ए वे वी कैन प्रिवेंट द इरिथ्रोब्लास्टोसिस